Hello students, in the last class we discussed the concept of pseudo force. Today we are going to study circular motion. That means dynamics of circular motion. So let us start with dynamics of circular motion. आप सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें आपको यह भी पता है कि दो टाइप का एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में होता है. वन इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. In case of uniform circular motion, the body moves in a circle with constant speed. For example, the speed is 10 meter per second and it remains 10 meter per second. But as we know that velocity has magnitude as well as direction, and here the direction of the velocity is changing. Therefore, velocity is changing and it has an acceleration which is always towards the center. This is centripetal acceleration and its value, as you know, is v square by r or r omega square, and it is due to change in direction. तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जो आता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. देयर इज अनदर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन एंड दैट इज tangential acceleration. In this case, the speed is changing. Suppose अभी speed 10 meter per second है, फिर 12 meter per second, then it increases up to 14 meter per second and so on. So here the speed is changing. Therefore, in addition to this centripetal acceleration, there is another acceleration known as tangential acceleration, AT. Tangential acceleration. And no doubt here, since the direction is changing, centripetal acceleration is also there, AC. It is due to change in direction. This is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. In non-uniform circular motion, speed keeps on changing and we can mark the direction of this tangential acceleration. Since here in this example which I have taken, the speed is increasing, therefore tangential acceleration is in the direction of velocity. This is AT and centripetal acceleration is towards center. ये दो एक्सेलरेशन होती हैं सर्कुलर मोशन में इन जनरल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनामिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फोर्सेस. जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो डेफिनेटली उसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी. दैट मीन्स जब भी कभी सर्कुलर मोशन होता है एक बात तो कंफर्म्ड है कि उसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी देयर. जैसे यहां आपने देखा अभी इस केस में सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. बट इस केस में सेंट्रिपेटल भी है और टेंजेंशियल भी है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग भी हो सकती है, ऑपोजिट भी. इस केस में ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है. जैसे मैंने यहां मार्क किया, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी. और अगर स्पीड डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इस केस में सपोज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड इट इज डिक्रीजिंग. इस केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v एंड इट इज इंक्रीजिंग. ये तो डायरेक्शन की बात हुई.
तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वहां होगा ही होगा। अब सपोज ये बॉडी सर्कुलर मोशन में एट एनी इंस्टेंट इस पे हमने फोर्सेस मार्क कर लिए। फॉर एग्जांपल वन फोर्स इज दिस वे, लेट इट इज F1, अनदर फोर्स इज दिस वे, सपोज इट इज F2, देयर मे बी सम अदर फोर्सेस F3, देयर मे बी a force at an angle, suppose F4. Now point is this कि जब सर्कुलर मोशन होता है, एक एक्सेलरेशन कंफर्म्ड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सिस रेडियस के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर चूज करनी चाहिए। रिमेंबर दिस, वन एक्सिस मस्ट ऑलवेज बी अलोंग द रेडियस इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट। अब सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नाउ इस F4 के हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं, दिस इज F4y एंड दिस इज F4x। देन अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इट इज क्वाइट सिंपल, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जब आप कंपोनेंट कर दो उसके बाद कंपोनेंट करने के बाद रेडियस के अलोंग नेट फोर्स जो बनेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और टुवर्ड्स द सेंटर होने के लिए F1 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज F4y। और ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फोर्सेस कंसीडर किए, किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप एक्सेस बना लो, एक रेडियस के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, और जो कंपोनेंट रेडियस के अलोंग आएंगे उनका रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर बनेगा डेफिनेटली, एंड इट विल ऑलवेज बी mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r, जो भी आप लिखना चाहें। और एक्चुअली क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने ये इस वाली एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग दिस एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये वाली एक्सिस बची, इस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें डिपेंड करता है ये जो इधर दो फोर्सेस हैं और एक ये, इनमें से कौन ग्रेटर है। सपोज दिस फोर्स इज ग्रेटर F3 प्लस F4x, then it will be resultant force along the tangent and will be mass into tangential acceleration. इसको आप mdv/dt भी लिख सकते हैं। और अगर सपोज ये वेलोसिटी के अलोंग पड़ रहा है नेट फोर्स, देन इट विल इंक्रीज द स्पीड, और अगर अगेंस्ट है तो इट विल डिक्रीज। तो कभी कभी हम यहां प्लस माइनस भी लिख देते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट इट दिस वे, प्लस और माइनस, डिपेंडिंग वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना बेसिक पॉइंट तो बहुत सिंपल है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको करना क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी को कंसीडर करो, उसके फोर्सेस बनाओ, एक एक्सिस रेडियस के अलोंग ले लो, दूसरी उसके परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर टेंजेंट के अलोंग हुआ, तो नेट फोर्स अलोंग रेडियस इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स वैल्यू विल बी mr ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r। और जो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड इज dv/dt, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। So be careful in this dv/dt, it is not rate of change of velocity. dv/dt it is mod of v, that means velocity का mod, it means speed, it is rate of change of speed। और जैसे अभी हमने बनाया यहां पे ये जो एक्सेस बनाई है, एक एक्सेस रेडियस के अलोंग और एक परपेंडिकुलर, यहां पे ऑब्वियसली रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। कभी कभी ये टेंजेंट नहीं मिलेगा हमें, हम उसका एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे कि रेडियस के परपेंडिकुलर, समटाइम्स दैट परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, विल डिस्कस इट लेटर। फिलहाल इतना बहुत है कि आप एक एक्सेस रेडियस के अलोंग लेंगे, दूसरी उसके परपेंडिकुलर, जो रेडियस के अलोंग नेट फोर्स बनेगा दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स वैल्यू विल बी mv स्क्वायर बाय r और m इंटू ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ओके, नाउ अब जो सर्कुलर मोशन होता है व्हीकल्स का, हम उसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। अगर कहीं कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी या कोई व्हीकल टर्न लेती है, तो डेफिनेटली जब ये सर्कल पे घूमेगी तो इस पे एक फोर्स लगा होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv square by r. This is the requirement of the force for the circular motion. तो इसको जो ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, यूजुअली बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि ये जो mv स्क्वायर बाय आर है, ये कोई अलग से फोर्स नहीं लगता बॉडी पे। एक्चुअली जो फोर्स लगा हुआ है उसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर होनी चाहिए। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेन एवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन, द रिक्वायरमेंट फॉर द सर्कुलर मोशन, रिक्वायरमेंट फॉर द फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर। तो आप ये कह सकते हो कि mv स्क्वायर बाय आर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। ये कभी मत समझें कि mv स्क्वायर बाय आर फोर्स लगने लगता है। नो, इट इज नेवर फोर्स अदर देन द रियलिस्टिक फोर्सेस। जो फोर्सेस लगे हैं उन्हीं का रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल होना चाहिए। ये तो वैल्यू है कि इतना बनना चाहिए, ये अलग से फोर्स नहीं लगता। दैट इज द पॉइंट कि mv स्क्वायर बाय आर सर्कुलर मोशन में कोई अलग से फोर्स नहीं लगता। एक्चुअली दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स। इतना फोर्स चाहिए, और ये मिलेगा कैसे? कुछ ना कुछ फोर्सेस लगे होंगे, दे विल प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज व्हीकल जब टर्न लेती हैं तो एक ग्राउंड से फ्रिक्शन मिलता है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी वो फ्रिक्शन की वैल्यू उस केस में mv स्क्वायर बाय आर बनेगी। फिलहाल मैं एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और उसकी वैल्यू बनेगी mv स्क्वायर बाय आर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगा है, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समटाइम्स इट इज फ्रिक्शन, समटाइम्स इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एटसेट्रा। जो भी फोर्स लगा है, रियलिस्टिक फोर्स, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सपोज हमने बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया ग्रेटर देन F1, दिस F, इफ F इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर। सपोज आपने एक फोर्स लगाया जो mv स्क्वायर बाय आर से ग्रेटर है। इसका यह मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है फोर्स की, उससे भी ग्रेटर फोर्स लगा दिया आपने बॉडी पे, तो वो सर्कल में बॉडी को ज्यादा टर्न करेगा। इट विल गिव मोर टर्निंग टू द बॉडी, और जब ज्यादा टर्निंग होगी तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा। दिस इज केस 1, इसको मैंने 1 लिख दिया। तो केस 1, जब फोर्स रिक्वायरमेंट से ग्रेटर होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो बॉडी ट्रैक के अंदर की तरफ को गिरने की कोशिश करेगी, तो it has tendency to move inwards. Similarly, if F is less than mv square by r, this is case 2. आपने जो फोर्स लगाया वो mv स्क्वायर बाय आर से कम लगाया, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट से कम। अब इतना फोर्स हमें चाहिए था इसे टर्न करने के लिए, आपने फोर्स कम लगाया तो ये टर्निंग इसको कम देगा, ज्यादा ये टर्न नहीं कर पाएगा बॉडी को। टर्निंग विल बी समवॉट लाइक दिस। देन द बॉडी हैज टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द ट्रैक, इट मूव्स रिलेटिव टू द ट्रैक, इट मूव्स आउटवर्ड्स। अगर हम ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉडी तो बाहर की तरफ जा रही है ट्रैक के, वो सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी। तो व्हीकल्स के साथ यही फंडा काम करता है कि जो फोर्स
व्हीकल्स पे टूवर्ड्स द सेंटर लगा है नेट फोर्स, वो अगर एग्जैक्टली mv²/r के इक्वल होता है तो वो एक सर्कल में टर्न करती है, जो उसको ट्रैक के अकॉर्डिंग सर्कल मिल रहा है। लेकिन अगर फोर्स mv²/r से ग्रेटर हो जाएगा तो बॉडी को टर्निंग ज्यादा मिल जाएगी एंड इट हैज टेंडेंसी टू मूव इनटू द ट्रैक इन इनवर्ड्स डायरेक्शन। और अगर ये f कम होगा तो टर्निंग कम होगी और बॉडी सर्कुलर ट्रैक के बाहर चली जाएगी। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम व्हीकल्स का और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर कोई व्हीकल लेवल रोड पे सर्कुलर टर्न लेना चाहती है, सर्कुलर टर्न ऑन लेवल रोड। लेवल रोड मतलब रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दिस लेवल मीन्स हॉरिजॉन्टल रोड। जब व्हीकल को आप टर्निंग देते हैं तो सिंपली आप स्टीयरिंग को या हैंडल को, कोई बाइक भी हो तो आप स्टीयरिंग या हैंडल को टर्न कर देते हैं। तो एक्चुअली इस टर्निंग से आप व्हीकल को नहीं टर्न कर रहे हैं, आप तो ओरिएंटेशन ऑफ व्हील टर्न करते हैं। व्हीकल को, पूरी व्हीकल को जो अंदर की तरफ को घुमा रहा है वो कोई और फोर्स है, ये फोर्स नहीं है जो हमने लगाया। क्योंकि अगर खड़ी हुई व्हीकल में आप ऐसे स्टीयरिंग टर्न करो, व्हीकल टर्न नहीं होगी। तो एक्चुअली जब हम स्टीयरिंग को टर्न करते हैं, हम व्हील्स के ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से व्हील्स की टेंडेंसी होती है ग्राउंड के साथ स्किड करने की, और एक फोर्स आता है ग्राउंड से, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज द फ्रिक्शन विच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज वेट mg। ऑब्वियसली जब ये सर्कुलर टर्न ऐसे व्हीकल लेती है, अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही है, तो वर्टिकल फोर्सेस विल बैलेंस, देयर इज नो डाउट इन इट, एंड दिस फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। आई अगेन रिपीट, कभी भी आप ये मत समझें कि एक तो ये फ्रिक्शन लगा है, नॉर्मल रिएक्शन mg, और एक फोर्स और mv²/r। नो, this is not another force, actually it is the value or requirement for the circular motion। ये इस फोर्स की वैल्यू है, तो जो फोर्स लगा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए mv²/r। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहां पे। पहला पॉइंट, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? क्या कहते हो? ये फ्रिक्शन जब व्हीकल टर्न लेगी सर्कुलर टर्न, क्या व्हील स्लाइड करते हैं? नो, नॉर्मली दे डू नॉट। और हम वही केस ले रहे हैं जो नॉर्मल है, दैट मीन्स देयर इज नो स्किडिंग। सिर्फ व्हीकल ने टर्न ले लिया तो ऑब्वियसली देयर इज नो स्लाइडिंग, देयरफॉर दिस फ्रिक्शन इज ऑफ स्टैटिक नेचर। तो पहला पॉइंट तो ये है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब बच्चों को नॉर्मली ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं कि व्हीकल चल रही तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एक्चुअली ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देयर इज नो स्लाइडिंग ऑफ द व्हील्स। अब ये क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पे दूसरा पॉइंट कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? μmg। नो, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। इसकी एक लिमिट होती है, आप सबको पता है लिमिट क्या होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है mv²/r। अब अगर ये रिक्वायरमेंट विद इन लिमिट है तो उतना ही मिलेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू mv²/r के इक्वल तो है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है? इट इज नॉट नेसेसरी। तो हम ये कह सकते हैं दिस फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक नेचर का है तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल या उससे कम ही होगा, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट। अब यहां वैल्यूज पुट कर दें, ये तो है mv²/r लेस देन इक्वल टू
FL और FL हुआ म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, mv स्क्वायर बाय r, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg, m से m कैंसिल हुआ। अब v की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, दिस इंप्लाइज v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास वेलोसिटी का, जब लेवल रोड पे कोई बॉडी, कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न लेती है तो उसकी वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। और आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज this is the maximum velocity with which a vehicle can take circular turn on level road। अब ये जो म्यू है इट इज नॉट एक्चुअली रिलायबल, क्योंकि म्यू डिपेंड करता है जो टायर है उसकी क्वालिटी, व्हीकल के टायर, और जो रोड है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और ये रोड की जो कंडीशंस हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे रेनी सीजन में पानी आ जाता है रोड के ऊपर तो म्यू चेंजेस, या कहीं से रोड टूटा हुआ है या उबड़ खाबड़ है या कहीं कुछ चेंजेस रोड पे होते रहते हैं, तो हम म्यू पे भरोसा नहीं कर सकते। म्यू डिपेंड्स ऑन कंडीशंस एंड इट मे चेंज, तो वी मैक्स भी चेंज हो जाएगा। सपोज म्यू रिड्यूस हो जाता है तो हम ज्यादा बड़ी वेलोसिटी से व्हीकल को सर्कुलर टर्न नहीं दे सकते, और हाईवेज पे तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है जहां फास्ट मूविंग व्हीकल्स आती हैं। तो उसके लिए फिर एक टेक्निक निकाली गई है जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अगर किसी सर्कुलर टर्न पे रोड की बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग का मतलब होता है हम आउटर साइड पे रोड को एलिवेट कर देते हैं, ऐसे। इस तरह से, तो रोड को इधर से थोड़ा सा हमने उठा दिया और व्हीकल ऐसे इसके ऊपर होगी। अब ये व्हीकल इस रोड के ऊपर, एलिवेटेड रोड के ऊपर सर्कुलर टर्न ले रही है। नॉर्मली इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि व्हीकल अब हॉरिजॉन्टल नहीं मूव कर रही है। एक्चुअली व्हीकल तो हॉरिजॉन्टल टर्न लेगी, लेकिन वो टिल्टेड होगी। पहले से सपोज ये व्हीकल है, पहले सीधा ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही है, नाउ इट विल बी टिल्टेड दिस वे एंड विल बी रोटेटिंग इन अ सर्कल, द सर्कल विल बी हॉरिजॉन्टल। अभी भी ये सर्कल हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो आप इस पे फोर्सेस बना लें बॉडी के, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक mg है। ऑब्वियसली जो इसका सेंटर होगा इस सर्कल का, ये जो पूरा रोड है उसका सेंटर कहीं इधर की तरफ होगा, तो जो नेट फोर्स बनेगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन बनना चाहिए। सो वी चूज इट एक्स एक्सिस, दिस लाइन। और जैसे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बता चुका हूं कि आपको करना क्या होगा जब भी सर्कुलर मोशन है, वन एक्सिस मस्ट बी अलोंग रेडियस। हमने रेडियस के अलोंग एक एक्सिस बना ली। ये थीटा एंगल है, नॉर्मल का वर्टिकल से उतना ही एंगल होगा। अब हमने इसके कंपोनेंट्स करने हैं। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर किया एन साइन थीटा, और एक कंपोनेंट, एक ये वेट, इसका फोर्स हो गया तीसरा। नाउ दीज टू फोर्सेस विल बैलेंस एंड एन साइन थीटा का क्या होगा? दिस इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर it will provide centripetal force and this force will balance mg। क्योंकि व्हीकल अभी भी अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है बट इट इज टिल्टेड। पहले सीधी टर्न ले रही थी इस केस में हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कल पे टर्न ले रही है और ये व्हीकल भी हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अब की बार व्हीकल को आपने टिल्ट कर दिया ऐसे। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो व्हीकल ऐसे
टिल्ट हो गई और ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही है। तो इस केस में जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एन साइन थीटा बना एंड इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर एन कॉस थीटा mg। इसको आप डिवाइड करो दोनों इक्वेशंस को, तो टेन थीटा आ गया v स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहां से हम v फाइंड कर सकते हैं। v इज रूट आर जी टेन थीटा। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी। एक्चुअली जब आपने रोड की बैंकिंग की, उसके बाद व्हीकल इस पे जा रही है, आपने वो कैलकुलेशन सारी कर दी और ये कंडीशंस आपके सामने हैं। आफ्टर सॉल्विंग और सिंप्लीफाइंग वी गेट द वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। और इस एक्सप्रेशन में आर, जी और थीटा, दीज आर कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली। जब आप एक बार रोड को बना दोगे, रोड बन गया, तो उसका एंगल जो थीटा एंगल है इट इज फिक्स्ड। दिस एंगल जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की, ऐसे एक सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस है आर, ये फिक्स्ड है, थीटा फिक्स्ड, जी फिक्स्ड, ये सब कांस्टेंट्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर रोड। एक पर्टिकुलर रोड के लिए ये क्वांटिटी इज फिक्स्ड, तो v इज फिक्स्ड। सपोज on putting the values of r, g and tan theta, we find this v to be, for example, 50 kilometer per hour as an example. इसको आप v नॉट भी लिख सकते हैं। फाइनली वी कॉल इट v नॉट, ऑप्टिमम वेलोसिटी vo। तो जब आपने रोड डिजाइन कर दिया, बना दिया रोड, एलिवेट कर दिया उसे, उसका रेडियस फिक्स्ड है, थीटा फिक्स्ड है, जी कांस्टेंट होता है, हमें पता है, वी की एक वैल्यू आ जाएगी एंड सपोज इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि जितने भी व्हीकल्स रोड पे जाती हैं वो सब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाती, सेम वेलोसिटी से सब मूव नहीं करती, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। मैं एक बार इसे फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। ये बैंकिंग ऑफ रोड है जिसमें हमने रोड को ऐसे एलिवेट किया हुआ है बाहर से, व्हीकल इसके ऊपर है, टिल्टेड है, बट इट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। हमने एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्सिस बना ली, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलोंग नेट फोर्स एन साइन थीटा दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, और जो दूसरी एक्सिस है उसके फोर्सेस बैलेंस करेंगे बिकॉज द व्हीकल इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो यहां अगर हम देखें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द एन साइन थीटा कॉम्पोनेंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्हीकल इस वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से या इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से आती है तो हमारी इस पूरी इक्वेशन में, पूरी कैलकुलेशन में कहां चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि v तो अलग है, v इज डिफरेंट बट दीज फैक्टर्स आर सेम। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अलग वेलोसिटी से व्हीकल सर्कुलर टर्न ले ले और उसमें कुछ अलग से कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मली हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर वेलोसिटी कुछ कम ज्यादा होती है तो व्हीकल टर्न नहीं ले पाती, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली व्हीकल्स टर्न ले लेती हैं। एक्चुअली इसका रीजन है फ्रिक्शन। हमने इसमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं सपोज फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, आपको पता है रफ सरफेस ही होता है, रोड और व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, मतलब रफ है सरफेसेस। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इफ वी डू नॉट वांट टू यूज द फ्रिक्शन, दैट मीन्स अगर कोई व्हीकल इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक रोड के ऊपर जाएगी, बैंक रोड के ऊपर, तो उस पे फ्रिक्शन जीरो होगा उस मोमेंट पे, देयर विल बी नो फ्रिक्शन
रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर टर्न। ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट ही सफिशिएंट होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए कि जो बैंकिंग ऑफ रोड हमने की है इसमें हमने फ्रिक्शन को यूज नहीं किया। तो हम यहां लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन। नाउ इफ वी यूज फ्रिक्शन, जो कि प्रैक्टिकली होता है, जब कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न लेती है तो उसमें फ्रिक्शन का भी यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इक्वेशंस हमारी इम्बैलेंस हो जाती हैं। अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंट केसेस जिसमें वेलोसिटी v नॉट के इक्वल नहीं होगी, ऑप्टिमम वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी। तो हम वो अब केस ले लेते हैं।